हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट 2022-23 के लिए जो हमारा पेपर होने वाला है कुछ दिनों बाद, उसके लिए हम पढ़ रहे थे जंतु विज्ञान जूलॉजी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड चैप्टर चल रहा है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल। सेकंड जो कोशिका अंगक है, सेकंड वाला चैप्टर यूनिट सेकंड चल रही थी, उसमें हम राइबोसोम आज पढ़ेंगे। राइबोसोम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में जितने भी आपके राइबोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सभी बन जाएंगे, ठीक है। और जो पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं साथ साथ वह भी मैं बताता चलूँगा, ताकि आप एग्जाम के लिए तैयार होते रहें, ठीक। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, मज़ेदार क्लास होगी। और इसके अलावा आपको पीडीएफ वगैरह भी सब मिलता रहेगा टाइम टाइम पे। तो स्वागत है आपका बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह में। बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए नई नई चीज़ें। तो पहले हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हम आज पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जंतु विज्ञान, ठीक है, मतलब जूलॉजी, ठीक है। जूलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हमारी सेकंड यूनिट है, यूनिट सेकंड सेल ऑर्गेनल वाली, उसमें जो टॉपिक है राइबोसोम, राइबोसोम का स्ट्रक्चर, टाइप एंड फंक्शन, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। ये यूपी की ऑल यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड होगा, सभी विश्वविद्यालयों के लिए मान्य होगा। हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के टॉपिक में। जो लोग नए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि उनका भी फ़ायदा होगा। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम को हम जनरली पहली बात तो क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, ठीक। क्या बोला जाता है, फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, मतलब प्रोटीन का कारखाना। अब इस वर्ड से क्या समझ में आता है कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करवाता होगा। राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है। हम अभी इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके सिंथेसिस होती है प्रोटीन की इसमें, इसीलिए इसको कहते हैं प्रोटीन का कारखाना। राइबोसोम्स सूक्ष्म कणों या ग्रेन्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। मतलब अगर एक कोशिका को आप देखते हो, मतलब एक सेल है, अगर उस सेल को आप देखोगे तो उसमें डॉटेड डॉटेड आपको दिखाई देते हैं। किस तरह से, ये मान लीजिए सेल है, तो इसमें न्यूक्लियस होगा, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया पड़े होंगे इस तरह से इसमें, और राइबोसोम इस तरह से डॉटेड दिखाई देंगे अगर आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक। जगह जगह इस तरह से होंगे। ज़्यादातर ये आपको न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है इसके आस पड़ोस में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं। क्यों, लेकिन जो कोशिका द्रव्य में पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म में, और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, इन दोनों प्रकार के राइबोसोम में अंतर होता है। अभी ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो राइबोसोम सूक्ष्म कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, सब माइक्रोस्कोपिक या ग्रेन्युलर दानेदार फॉर्म में होते हैं, जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन का ही निर्माण करते हैं, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली से अटैच्ड मिलते हैं। तो ये ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे, केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस, क्या, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, और इसके अलावा जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, RER मतलब
खुरदुरी खुरदुरी अंतः प्रद्रव्यी अंतः प्राद्रव्ययी जालिका, ठीक, अंतः प्रद्रव्यी जालिका में मिलते हैं, चिपके हुए, ठीक, अटैच्ड रहते हैं। इसके अलावा इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था, क्योंकि कोशिका के लगभग सभी प्रोटीन्स का संश्लेषण इन्हीं में होता है, ठीक, इन्हीं में नहीं होता है। ये बात थोड़ी सी इसमें बुक में गलत लिखी है, इन्हीं के द्वारा संपन्न होता है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम के अंदर नहीं होता है। राइबोसोम पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। इसके बगैर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती, ये बात हम मानेंगे। अभी आगे बताएंगे भी कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे प्रोटीन बनती है। आप बने रहिए। सारी चीज़ें राइबोसोम से रिलेटेड भाई जितनी भी चीज़ें सब ये इसी में पढ़ा देंगे, ठीक है। राइबोसोम को सबसे पहले क्लाउड ने देखा था सन 1914 में। तब इन्होंने इसको माइक्रोसोम नाम दिया था। क्या? माइक्रो, क्योंकि ये बहुत छोटे थे, सूक्ष्म थे, इसलिए माइक्रो। और सोम मीन बॉडी होता है, जो सेल के अंदर पाए जाते हैं पार्टिकल्स, उनको सोम बोल दिया जाता है, इसीलिए सोम। सोम मीन्स सोमा, सोमा मीन्स बॉडी होता है, काय। तो ये सूक्ष्म काय इनको नाम दिए थे, कहा। लेकिन यह नाम देने का श्रेय प्लाइडो को जाता है, मतलब प्लाडे जो थे, प्लाडे ने सर्वप्रथम राइबोसोम नाम दिया इनको। क्या नाम दिया? राइबोसोम। तो राइबोसोम्स प्रायः दो प्रकार के होते हैं, आप लोग बहुत कभी से पढ़ते आ रहे हो ये, कि 70S प्रकार के और 80S प्रकार के, दो प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो 70S प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोट कहने का मतलब ये बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं। किसमें? बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको नीले हरे शैवाल बोलते हैं, नीले हरे शैवाल, ठीक है, नीले हरे शैवालों में पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। उसमें 70S टाइप के आपके राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक। इस प्रकार के राइबोसोम्स प्रायः आदिम कोशिकाओं मतलब प्रिमिटिव सेल्स, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम जीवन की, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत देखें तो बैक्टीरिया ही सबसे पहले आया था। तो ये प्रिमिटिव है, आदिम कोशिकाएं, बहुत ही पुरानी कोशिकाएं हैं, सबसे पहले यही आए थे। जैसे बैक्टीरिया उदाहरण में लिखा, और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था जो हम लोगों की कोशिकाएं हैं, हम लोग यूकैरियोट हैं, तो उसमें जो राइबोसोम होते हैं कोशिका में, वो 80S प्रकार के होते हैं। और हमारे कोशिका के अंदर ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर जो राइबोसोम मिलते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो राइबोसोम मिलते हैं वो 70S प्रकार के हैं। इसीलिए मैंने कहा था जो कोशिका द्रव्य में होते हैं वो 80S टाइप के हैं, और जो इसके अंदर होंगे वो 70S टाइप के होंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं। और राइबोसोम के से संबंधित एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि कोशिका अंगक के अंदर अंगक किसको कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोशिका अंगक के अंदर अंगक कौन है? तो राइबोसोम ऐसे कोशिका अंगक हैं। ये देखो, ये कोशिका के अंदर भी पाए जाते हैं, और कोशिका अंगक, राइबोसोम भी एक कोशिका अंगक है। राइबोसोम क्या है? एक कोशिका अंगक है। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो इसके अंदर पड़ा होगा ना, वो भी क्या होगा? कोशिका अंगक, और उसके भी अंदर ये पाए जाते हैं राइबोसोम। इसीलिए उनको बोला जाता है कोशिका अंगक के अंदर पाए जाने वाले अंगक। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा घुमा के। 70S टाइप जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, यह दो उप इकाइयों मतलब दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। पहली लार्ज यूनिट होती है, बड़ी, जिसको 50S में, और छोटी वाली को हम 30S बोलते हैं, ठीक है। इसका आधार भाग गोलाकार होता है जो 50S है। 30S जो होती है सब यूनिट, यह उप इकाई छड़ के समान होती है, मतलब राड के समान होती है, ठीक है। 50S के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें 50S उप इकाई जो होती है, ये 23S rRNA एवं 55S rRNA का एक एक अणु एवं 34 प्रोटीन अणु, अमीनो एसिड्स, ठीक है, 34 अमीनो एसिड्स से मिलकर बनी होती है, ठीक। जबकि जो
30 यस है, इसमें एक जीरो काट दीजिए, 30 यस सब यूनिट है। इसमें 16 यस आरएनए का एक अणु होता है और एक होता है इसमें 21 प्रोटीन होते हैं अणु, मतलब अमीनो एसिड। यहाँ पे जो 55 यस लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे 5 यस आरएनए है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। देखो, जो 70 यस राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम, ये 2 यूनिटों से मिलकर बने हुए हैं, 50 यस और 30 यस। 50 यस किस किस चीज से मिलकर बना होता है? एक तो इसमें 23 यस आरएनए होगा, ठीक। इसके अलावा 5 यस आरएनए होता है। इसके अलावा प्लस इसमें 34 अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड्स, ठीक। अमीनो एसिड मतलब अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल होते हैं। तो ये संगठन होता है, ठीक है। कंपोजिशन, आप यहाँ पे हेडिंग लगा के लिखोगे आप, कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम मतलब राइबोसोम का संगठन। ये जो 30 यस है, इसमें 16 यस आरएनए और 21 अमीनो एसिड, 21 अमीनो एसिड मतलब अमीनो अम्ल, ठीक, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। ये पार्ट याद रखना है। 70 यस राइबोसोम जो प्रोकैरियोट में मिलते हैं, 2 सब यूनिटों, ये जो होती है ये लार्ज सब यूनिट होती है, बड़ी वाली, और ये होती है स्मॉल सब यूनिट 30 यस। 30 और 40 जोड़ोगे आप, 50 और 30 जोड़ोगे तो आएगा 80, लेकिन होता क्या है 70 इस प्रकार का। अब और एक अच्छी बात आपको मैं यहीं पे बता देना चाहता हूँ। देखो, ये जो है जैसे कि 70 यस लिखते हो आप, या फिर लिखते हो 80 यस, यहाँ जो यस होता है ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, या इसको हम बोलते हैं हिंदी में अवसादन गुणांक। क्या बोलते हैं? अवसादन गुणांक बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? ये क्या दर्शाता क्या है अवसादन गुणांक? ये जो है आपका यस, ये घनत्व को दिखाता है। किसको? घनत्व, घनत्व बताता है, या फिर आप कह सकते हो आकार से संबंधित होता है, ठीक। आकार या घनत्व से संबंधित होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसको स्वेडबर्ग यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वेडबर्ग इकाई, या इंग्लिश में बोलें तो यूनिट, ठीक। स्वेडबर्ग यूनिट भी कहा जाता है। तो यस से रिलेटेड क्वेश्चन भैया खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ भैया ये सब याद करना है आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको सारी चीजें दे दूंगा, ठीक। हाँ, तो हम कहाँ पे बात कर रहे थे? यहाँ। तो 16 यस आरएनए और 21 अणु प्रोटीन के मिलकर बनाता है 30 यस सब यूनिट। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड यूकैरियोटिक राइबोसोम जो हैं, या 80 एस टाइप यूकैरियोटिक राइबोसोम, या फिर 80 एस टाइप के जो राइबोसोम होते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम प्रायः विकसित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। विकसित कहने का मतलब जो हम लोग हैं, जैसे कि मनुष्य है, बंदर है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, कुत्ता, चीता, बिल्ली, ये सब जो है यूकैरियोट होते हैं ना। तो यूकैरियोट में जो राइबोसोम होते हैं वो 80 एस टाइप के होते हैं, ठीक। कितने टाइप के? 80 एस टाइप के होते हैं। और दूसरी बात, इसकी लार्ज सब यूनिट होती है 60 एस, और स्मॉल सब यूनिट होती है 40 एस। समझ में आया? और हम इसकी इंपॉर्टेंट बात बताएं, जो विकसित कोशिका लिखा हुआ है, ज्यादा इवोल्व्ड जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, मतलब है इसका कहने का कि जिसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है,
मतलब केंद्रक उपस्थित होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के ऊपर, केंद्र की झिल्ली होनी चाहिए। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली होती है व्यवस्थित, उसको हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ठीक। अब जो इसकी लार्ज सब यूनिट होती है 60s उप इकाई, इसमें जो है 28s rRNA और 5s rRNA, वहां पे 23s था, जो 70s टाइप का था उसकी जो बड़ी यूनिट थी 50s, उसमें 23s और 5s था, यहाँ पे 28s और 5s rRNA। अमीनो एसिड कितने होंगे, 40 अमीनो एसिड होंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा उसका डायग्राम वगैरह भी दिखाया गया है, इस डायग्राम में देखिए आप। ये है एंडोप्लाज्मिक की मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब हिंदी में बोले तो अंतःप्रदीप्तीय जालिका की झिल्ली का है। अब यहाँ देखो ये क्या है, ये बड़ी सब यूनिट दिखाई गई है और ये ऊपर से छोटी 40s सब यूनिट दिखाई गई। इसी तरह से यहाँ देखो ये 40s है और ये हमारी 60s यूनिट है बड़ी वाली, और ये छोटी है। टी आर एन ए यहाँ दिखाया गया, यहाँ पे ये है एम आर एन ए। जब एम आर एन ए से प्रोटीन का सिंथेसिस होती है, देखो यहाँ पे न्यू प्रोटीन मोलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, इसमें एक टनल होता है जहाँ पे एम आर एन ए इस तरह से फिट हो जाता है, और टी आर एन ए क्या करता है, एम आर एन ए के कोडोन को पढ़ पढ़ के अमीनो एसिड को जोड़ता है। ट्रांसक्रिप्शन की यहाँ पे बात की जा रही है, आप लोग 12th में पढ़े हो, यहाँ पे मैं तुमको बताऊँ थोड़ा सा। ये है हमारा डीएनए, ठीक है, क्या है हमारा डीएनए है ये। डीएनए से डीएनए बनने को बोलते हैं प्रतिकृतिकरण, मतलब रिप्लिकेशन। और जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, क्या बनता है, एमआरएनए, ये है हमारा डीएनए। डीएनए से जब एमआरएनए आप बनाओगे, ये 5 डेज से 3 डेज होगा, ठीक। इसी तरह से ये 3 डेज, ये 5 डेज, और ये हमारा 3 डेज यहाँ आएगा तो यहाँ 5 डेज हो जाएगा, ये 3 डेज हो जाएगा। ये इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, मतलब अनुलेखन, अनुलेखन। अब जब ये एमआरएनए है, इसका जब ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन मतलब अनुवादन, क्या होता है, अनुवादन। इस ट्रांसलेशन या अनुवादन से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो एमआरएनए है जब प्रोटीन बनाता है, तो इस एमआरएनए के ऊपर छोटी इकाई और बड़ी इकाई राइबोसोम की जुड़ती हैं पहले, ठीक है। ये हमारा राइबोसोम है, थोड़ा सा हम आपको दूसरा कलर से इसको रंग देते हैं, ठीक। ये है बड़ी सब इकाई, सब यूनिट उप इकाई, और नीचे एक छोटी उप इकाई होगी। इसी तरह से यहाँ पे हमारा एक टी आर एन ए होता है 3 डेज टू 5 डेज, ठीक। ये हमारा टी आर एन ए, ये क्या करता है, ये अब एमआरएनए में कुछ कोडोन होंगे, यू ए जी, ठीक है, सी टी, कुछ भी हो सकता है इस तरह से। थायमिन नहीं होगा इसमें, सी मान लीजिए आप, आरएनए में थायमिन होता ही नहीं। इसी तरह से टीआरएनए में भी यहाँ पे कोडोन होंगे, और इधर कोडोन पढ़ेगा और इस एंड से 3 डेज एंड से क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में पड़े हुए अमीनो एसिड मोलिक्यूल को उठा उठा के जोड़ेगा और प्रोटीन बनाएगा। तो ये इस तरह से राइबोसोम हेल्प करते हैं। अब देखो राइबोसोम में थोड़ी ना हो रहा है, राइबोसोम हेल्प कर रहे हैं प्रोटीन के निर्माण में, वही प्रक्रिया यहाँ दिखाई गई है आपको। देखो यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ तो आपको दिखेगा अच्छे से, आप ऑब्जर्व करिए अच्छे से, कोशिश करिए, आपको समझ में आएगा। ये हमारा टीआरएनए का मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये है एमआरएनए, ठीक। ये अमीनो एसिड को, यहाँ पे देखो अमीनो एसिड को पकड़ रहा है टीआरएनए, यहाँ पे देखो अच्छे से, ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे लकीरें निकली 1 2 3, उसी तरह से 1 2 3, यहाँ पे है ना, ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, फिर उसके बाद में ये अमीनो एसिड को ले जाके जोड़ देगा, यहाँ पे न्यू प्रोटीन बनती चली जाएगी। तो ये इस तरह से फॉर्मेशन करवाते हैं प्रोटीन का,
ठीक, प्रोटीन फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। इसके अलावा जो इसकी छोटी यूनिट है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। छोटी वाली सब यूनिट यूकैरियोटिक की, ये है हमारी 40s उप इकाई, मतलब 40s सब यूनिट। इसमें 18s आरएनए और 30 प्रकार के प्रोटीन और मतलब अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ते हैं। जो हमारा 80s है, 80s राइबोसोम, राइबोसोम या इसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है, ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक होगी लार्ज सब यूनिट और एक होगी स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट, लार्ज वाली 60s, स्मॉल वाली 40s। यस मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, मतलब अवसादन गुणांक बोले, या फिर ये घनत्व और आकार को बताता है। किसको बताता है? आकार घनत्व को प्रदर्शित करता है। यस का मतलब होता है आकार या घनत्व। अब देखो, ये जो हमारा 60s वाला है, 60s किस किस चीज से मिलकर बना होता है? एक तो 28s आरएनए, दूसरा 5s आरएनए और प्लस 40 टाइप के अमीनो एसिड। अमीनो एसिड मतलब 40 प्रकार के अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। ठीक, इसी तरीके से ये जो हमारा 40s वाला है, इसमें 18s आरएनए और 30 अमीनो एसिड। कितने? 30 अमीनो एसिड मतलब अमीनो अम्ल, 30 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। जितनी मैंने लिखवाया है ये आपको भी इसी फॉर्म में लिख लेना है, और वरना मैं आपको सेंड भी कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे। चलो तो हम टॉपिक पे अपने चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम प्रायः आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन। अभी मैंने बताया ना कि 28s 5s आरएनए होगा और प्रोटीन होगा उसमें, मतलब अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को ए भी लिखते हैं ना। राइबोसोम्स के कार्य क्या होते हैं? पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिए आप थोड़ा सा। ये देखिए, यहाँ एकदम डिटेल में लेके आया हूँ आपके लिए। ये है आरएनए 28s और 16s, 70 और 80s बना रहे हैं। अब देखो यहाँ 70 से 80 लिखा हुआ है। 60s सब यूनिट और ये 40s 60s इसी के अंदर लिख दूं। ठीक है, इस तरह से बना रहे हैं। ये कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखी हुई है, किसकी कितनी कंसंट्रेशन है। आरएनए मोलिक्यूल का वेट, वेट लिखा है ना, और प्रोटीन का वेट। इसी तरह से यहाँ पे 23 और 16 यहाँ पे लिखा है ना, 70s बना रही है तो 50s और 30s मिलनी है। 50s और 30s यहाँ पे ये आपका वेट लिखा हुआ है, मोलिकुलर वेट यहाँ पे दर्शाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात भैया, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछता है, ये समझूंगा। ये जो है ना, ये सब यूनिट हैं राइबोसोम की। क्या है? राइबोसोम की सब यूनिट है। अब ये ज्वाइन कैसे करती है? इस तरह से कैसे ज्वाइन करती है? ये ज्वाइन तब होती हैं जब मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे Mg2+ और इनकी कंसंट्रेशन 0.01 मोल 1 मोल होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके ये कंबाइन करते हैं आपस में, छोटी और बड़ी वाली यूनिटें जुड़ती है। तो मैग्नीशियम आयन अगर आपके अंदर नहीं होगा, मैग्नीशियम आयन, तो ये राइबोसोम जुड़ेंगे ही नहीं। अगर राइबोसोम की छोटी और बड़ी यूनिटें नहीं जुड़ेंगी तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, प्रोटीन ही नहीं बनेगी। और मेन काम भैया बॉडी में सब प्रोटीन का ही होता है, प्रोटीन से ही सारी चीजें बनती हैं। तो ये भैया बहुत आवश्यक होते हैं, ये जो हमारे Mg2+ हैं। ठीक, मैग्नीशियम आयन,
इसकी कंसंट्रेशन देखो, यहाँ मोलर लिखी हुई है, मोल, यहाँ पे 10⁻³ लिखा हुआ है, ठीक है। तो या तो 0.001 होनी चाहिए, जब इतनी कंसंट्रेशन होगी तब ये 2 यूनिट आपस में जुड़ेंगी, और जब थोड़ी और बढ़ जाएगी 0.01 हो जाएगी, तब ये जो यूनिटें होती हैं ना, ये आपस में जुड़ने लगती हैं, जिसको पॉलीसोम बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसोम कब होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा, इसी में मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पे, पॉलीसोम का निर्माण जब Mg2+ की सांद्रता 0.01 या अधिक 0.01 या अधिक होगी तब पॉलीसोम का निर्माण होता है, ठीक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पे जो हमारा पार्ट है, यहाँ से क्लियर होता है कि किस तरह से दोनों लार्ज और स्मॉल यूनिट जुड़ती हैं, फिर पॉलीसोम का फॉर्मेशन होता है। प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट राइबोसोम की रासायनिक संरचना यहाँ पे दिखाई गई है। इनकी सहायता से ही अमीनो अम्ल की लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाई जाती है। तो ये तो पता ही है आपको कि जब ट्रांसलेशन होता है तब इन्हीं के माध्यम से जुड़ जुड़ के बनाए जाते हैं, ठीक। राइबोसोम्स के जो प्रमुख कार्य हैं ये क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस ही होता है, मेन काम होता है इसका प्रोटीन सिंथेसिस में। इसके अलावा आप ये भी थोड़ा सा देख लीजिए, 2-3 लाइनें हैं, वही लिखी हुई है बात। राइबोसोम्स इज फाउंड बोथ इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, मतलब ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इन राइबोसोम आरएनए एंड प्रोटीन आर क्वाइल्ड टुगेदर, आपस में मिलकर कंडेंस होकर बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टीएस राइबोसोम डिफर, अलग अलग होते हैं ना। फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम्स आर कंसर्न्ड विद प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ये प्रोटीन के संश्लेषण का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, प्रोटीन के संश्लेषण का। एंड द राइबोसोम्स परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ पॉलीराइबोसोम, पहले पॉलीराइबोसोम बना के ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर, फंक्शन, किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस कर लिए हैं। अब अगले लेक्चर में हम आपको नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। उसमें हम जो हमारा साइटोस्केलेटन होता है या पराक्सीसोम जो है, पराक्सीसोम पे लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। तो पराक्सीसोम भी इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर और फंक्शन उसके पढ़ने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। राइबोसोम हो गया, साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, ये सारी चीज़ें पढ़नी, फिर हमारी सेकंड यूनिट खत्म हो जाएगी, हम सीधा थर्ड यूनिट स्टार्ट कर देंगे। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना। और बहुत दिनों से एक बात आपको बोलनी थी, तो टाइम मिला है तो बोल देता हूँ। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मस्त पढ़ो और घूमना इधर उधर बंद करो, पढ़ाई पे पूरा फोकस करो, क्योंकि फ़ायदा आपका पढ़ने से ही होगा, समझते हो ना। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।